Hello learners, we are back in our English class. In today's class we are going to read and understand the third chapter of Avista's book, Journey to the End of the Earth. This chapter is actually a travelogue. Travelogue क्या होता है? जब हम किसी लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, किसी वॉयज पे जाते हैं, तो वहाँ से वापस रिटर्न होने के बाद हम वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे रेवलेशंस है, जो हमने वहाँ पे सीखा है, वो सारे एक्सपीरियंसेस we write down in the form of an essay. It is a detailed travel history written for sharing the experiences of a voyage, a tour or a journey. तो यहाँ पे ये ट्रैवलॉग लिखा है त्रिशानी दोषी ने. She had been on her journey to Antarctica. वो अंटार्कटिका गई थी. अंटार्कटिका we know it is the southern end of the world. She had gone there on a Russian ship जिसका नाम है Academic Shokalsky and stayed there for 2 weeks. It had been a very life-changing tour, life-changing experience for her. तो वो सारे अपने जो भी उन्होंने फील किया या जो उन्होंने उनकी जो रेवलेशंस है, जो उन्होंने समझा, उन सारी चीज़ों को उन्होंने पुट डाउन किया इन द फॉर्म ऑफ दिस essay. She had gone there as a student as she was associated to a program or a project जिसका नाम था Students on Ice. अभी एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है विच इज़ लेड बाय सर जॉफ ग्रीन. ये जॉफ ग्रीन कौन है? ही इज़ अ कैनेडियन एक्सप्लोरर. ही इज़ द फाउंडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड लीडर ऑफ दिस प्रोग्राम, दिस एक्सपेडिशन. इन्होंने 20 ईयर्स पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था. दैट टाइम इन द बिगिनिंग ही इज़ टू टेक द रिच पीपल, जो रिच एलाइट के लोग थे और सेलिब्रिटीज़ थे, रिटायर्ड पर्सन्स थे, उनको वो लेके जाते थे. लेकिन अब कुछ सालों से वो स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं अंडर दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस. उन्होंने एक फाउंडेशन भी बनाया है इस प्रोग्राम को फंडिंग के लिए, जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस फाउंडेशन, और इसके वो चेयरपर्सन है. ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जिनके वो लीडर है, चेयरपर्सन है एंड मेंबर है. ठीक है. सो ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस एक्सपेडिशन जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, जिसके अंडर में त्रिशानी दोषी अंटार्कटिका पे 15 डेज के लिए, 2 वीक्स के लिए वहाँ पे रह के आई है और वो सारे एक्सपीरियंसेस इस चैप्टर में शेयर करती है. अब क्वेश्चन ये है कि वो अंटार्कटिका ही क्यों लेके जाते हैं? जॉफ ग्रीन बच्चों को अंटार्कटिका क्यों लेके जाते हैं? हमको पता है कि अंटार्कटिका 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का. उसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं और जिसकी वजह से ये प्लेस उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है. इट इज़ द विंडीएस्ट, ड्राइएस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड. ये सबसे कोल्ड, तो ये तो हमको पता है कि ये थ्रू आउट द ईयर बर्फ़ से ढका हुआ रहता है. इट इज़ फुल्ली कवर्ड विथ स्नो. और ड्राइएस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है. ड्राइएस्ट है यहाँ. 6 मंथ्स के लिए सन रहता है, 6 मंथ्स के लिए नहीं रहता. 6 मंथ्स के लिए डे होता है, 6 मंथ्स के लिए नाइट होती है. तो यहाँ का जो वाटर साइकिल सिस्टम है वो डिस्टर्ब्ड है. यहाँ पे वाटर साइकिल फॉलो नहीं होता है, इवेपोरेशन वगैरह नहीं होता है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है. एंड इट्स अ विंडीएस्ट प्लेस. बहुत ठंडी हवाएं यहाँ पे चलती है, पोलर विंड्स चलती है. तो इसकी वजह से ये विंडीएस्ट, ड्राइएस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस है. सदर्न एंड है, ये तो हमको पता है. प्लस इट इज़ अनइनहैबिटेड बाय पीपल. अनइनहैबिटेड मीन्स वहाँ पे लोग नहीं रहते. इट इज़ नॉट बीन हैबिटेड बाय पीपल, ह्यूमंस नहीं है वहाँ पे. सो हमको पता है जहाँ ह्यूमंस नहीं होते हैं वो प्लेस, जितने कम लोग रहते हैं, प्लेस कैसा होता है? प्योर. सो दिस प्लेस इज प्रिजर्व्ड, प्रिस्टाइन, प्योर. यहाँ इसने किसी भी तरह के पोल्यूशन को फेस नहीं किया है. ह्यूमंस होते हैं वहाँ, हर तरह के पोल्यूशन होते हैं, नॉइस पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो ऐसा कोई पोल्यूशन यहाँ पे नहीं है. वर्जिन प्लेस है, बिल्कुल होली प्लेस है. प्लस इसका एक और फीचर है कि यहाँ पे कार्बन रिकॉर्ड्स जो है वो इंटैक्ट रहते हैं. ऐसे के ऐसे रहते हैं. कितने सालों पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो कुछ भी हुआ, अर्थ ने जो कुछ भी फेस किया, और यहाँ पे जो लिविंग बींग्स थे वो ज़मीन के नीचे चले गए, वो दब गए, तो उनके कार्बन रिकॉर्ड्स अभी भी ऐसे के ऐसे हैं. तो उनको स्टडी करके पता किया जाता है कि ये इवेंट क्या था और कब हुआ था. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पता, हम साइंटिस्ट जो होते हैं, जियोलॉजिस्ट, उन्होंने पता किया है कि 36 करोड़ ईयर्स पहले, 360 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे डायनासोर्स हुआ करते थे. ये भी स्टडी किया गया है कि अर्थ जो है वो पूरे एक सॉलिड फॉर्म में थी. पूरा एक होल कॉन्टिनेंट था. ये जो अभी 7 कॉन्टिनेंट्स अलग अलग दिखते हैं वैसा नहीं था. और पूरी एक, और फिर उसमें अर्थ में
मूवमेंट्स हुए और मूवमेंट्स की वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट, ये पार्ट्स सेपरेट होते चले गए और फिर वो 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए। ये सब सारी स्टडी जो है वो वहीं से की जाती है। एक बहुत बड़ा मीटियोर हमारे अर्थ से कोलाइड हुआ, टकराया और उस समय इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि अराउंड 75% जो अर्थ के लिविंग बींग्स हैं वो उनकी डेथ हो गई, वो चले गए, वो जमीन के नीचे दब गए। इतना एक्सप्लोजन इतना भारी था कि उसका जो स्मोक था उसकी वजह से यहाँ पे अर्थ के ऊपर, ऐसा कहा जाता है कि अर्थ के ऊपर बहुत सालों तक सन दिखाई नहीं था। तो ये सारे इफेक्ट्स कहाँ से, ये पास्ट को स्टडी किया गया है फ्रॉम दिस प्लेस ओनली। रीजन यही है क्योंकि यहाँ के कार्बन रिकॉर्ड से, जो फॉसिल्स यहाँ जमीन के नीचे से निकाले उनसे स्टडी किया गया कि ये कब इस धरती पे रहे थे और क्या वजह हो सकती थी इनके चले जाने की। ठीक है, सो इट इज दिस प्लेस गिव्स अस नॉलेज अबाउट पास्ट, नॉट ओनली पास्ट, प्रेजेंट के बारे में भी, क्योंकि यहाँ जब जाते हैं तो यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, इट इज क्वाइट अपेरेंट, क्लियरली दिखता है कि आइस शीट्स मेल्ट होते दिखते हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, हम जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, इसका इफेक्ट हम अभी सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ पता चला है, यहाँ पे हमको कहीं दिखता नहीं है उसका इफेक्ट। सिर्फ यही है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो डिजास्टर हो सकता है या जो इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट पे, एनवायरनमेंट पे, वो वहाँ पे देखने मिलता है कि जब हम देखते हैं कि हमारी आंखों से कि आइस शीट्स जो है वो कितनी जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। ये मेल्ट होते ही वाटर लेवल बढ़ेगा, ठीक है, और वाटर लेवल बढ़ते ही धीरे धीरे ये पूरा अर्थ इमर्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आती बिकॉज वी हैव नॉट ऑब्जर्व दैट, हमने अभी उस चीज़ को देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। ये चीज़, इसको देखा, क्लियरली देखा जा सकता है, इट इज़ क्लियरली विजिबल, अपेरेंटली विजिबल एट दिस प्लेस इन अंटार्कटिका। और इससे फ्यूचर का भी पता चलता है कि फ्यूचर में अर्थ की क्या कंडीशन हो सकती है अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू रही। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो इफेक्ट है वो हम जब देखें हमको पता चलता है कि इसी तरह से अगर ह्यूमन्स ने पोल्यूशन को जनरेट करता रहा, पोल्यूशन बढ़ाता रहा, तो फिर वो एक फ्यूचर क्या हो सकता है इंसान का। तो ये प्लेस ऐसा है जहाँ पे स्टडी किया जा सकता है, नॉलेज मिलता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, और इसीलिए स्टूडेंट्स को यहाँ ले जाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स को ही क्यों लेके जाते हैं, वाई ओनली स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा कि पहले वो लेके जाते थे सेलिब्रिटीज़ को, रिच पीपल को लेके जाते थे, एलाइट, रिच एलाइट को लेके जाते थे, लेकिन अब क्यों सिर्फ स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। तो जब वो रिच लोगों को लेके जाते थे तो उस समय वो जब रिटर्न होते थे, वो ठीक है, वो लोग गए, उनको ज़्यादा अच्छा फीडबैक नहीं मिलता था, वो गए, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेके आए, सेंसेशनल एक्सपीरियंस उनको मिल गया, हॉट टॉक्स बहुत दिनों तक चले, उसके बाद ख़त्म हो जाता था, उसका कुछ डेवलपमेंटल इफेक्ट नहीं दिखता था उनको। फिर उन्होंने डिसाइड किया स्टूडेंट्स को लेके जाना, क्योंकि उनके हिसाब से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, वो किसी चीज़ के डीप में चले जाते हैं नॉलेज लेने के लिए। तो वहाँ ही वॉन्टेड द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रॉपरली, ही वॉन्टेड देम टू अंडरस्टैंड हाउ शी इज सस्टेनिंग, अपने आप को कैसे मेंटेन कर रही है, ठीक है, टू अगेंस्ट द इश्यूज, जो डिफिकल्टी वो फेस कर रही है, हाउ शी इज, जो ग्रोइंग प्रॉब्लम्स है, ग्रोइंग ट्रबल है, उसके अगेंस्ट वो अपने आप को कैसे मेंटेन रख रही है। ये सारा उनको वो चाहते हैं कि अपनी अर्थ को वो अच्छे से स्टडी करे, उसकी पोजीशन, जो रियल सिचुएशन है उसको समझे। दूसरा रीज़न ये भी है कि वो उनको पता है कि दे आर द रियल फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, फ्यूचर में वो अपने लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो ही वॉन्ट देम टू कीप दिस थिंग इन माइंड, जब वो पॉलिसी बनाए कि ये जो नेगेटिव इफेक्ट है इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा। यूथ जो है पावर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो ही वॉन्ट देम टू डू समथिंग अबाउट दिस एनवायरमेंटल चेंज, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके बारे में उनको लगता है कि यूथ कुछ कर सकता है फ्यूचर में, इसलिए वो उनको लेके जाते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज इनफ ऑफ द इंट्रोडक्शन। द स्ट्रेट अवे विल गो एंड अंडरस्टैंड, रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय त्रेशानी दोशी। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the Akademik Shukalsky. मैंने अपने आप को देखा, कहाँ मैंने अपने आप, अबोर्ड मीन्स ऊपर, किसी ट्रेन या शिप के ऊपर होता है तो उसको अबोर्ड कहते हैं। रशियन रिसर्च वेसल, ये एक रिसर्च वेसल है जो रशिया में बनाया गया वेसल होता है, शिप जिसका नाम है एकेडमिक शुकाल्स्की।
हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। मैंने नोट किया, मैंने देखा कि मैं किस तरफ जा रही थी इस शिप में बैठ के, अंटार्कटिका की तरफ। माई जर्नी बिगिन 13.09 degrees north to the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least many ecospheres. माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ। ये हम ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं तो हमको पता है कि अर्थ डिवाइडेड है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए अर्थ पे बनाई गई है। तो मैं कहा नॉर्थ में इस लैटिट्यूड से, दिस इज अ लैटिट्यूड, मद्रास का लैटिट्यूड ये है, वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। और इस जर्नी के दौरान, ड्यूरिंग दिस जर्नी, थ्रू आउट दिस जर्नी आई क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स। अब टाइम जोन्स क्या होते हैं? टाइम जोन्स होते हैं अ रेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स वेयर अ कॉमन टाइम इज यूज्ड। ठीक है, अगर हमने अर्थ को स्टडी, अगर हमको पता है, ज्योग्राफी अच्छे से याद है, तो इस चैप्टर में बहुत सारी ज्योग्राफी इन्वॉल्व है। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड जो बीच वाला जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। वो ग्रीनविच से निकलता है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से, और वहीं से वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। तो इस प्राइम मेरिडियन के, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, वहाँ जो टाइम होता है उसको जीएमटी कहते हैं। अब उसका नाम यूटीसी हो गया है, पहले ग्रीनविच मीन टाइम था, नाउ इट इज कॉल्ड यूटीसी। तो उसके जो ईस्ट साइड में जो कंट्रीज पड़ते हैं, वहाँ पे जो ग्रीनविच पे जो टाइम होता है, यहाँ उस टाइम का से एवरी 15 डिग्री पे 1 आवर ऐड किया जाता है ईस्ट की तरफ जाएंगे तो। ठीक है, और अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो हर 15 डिग्री पे 1 आवर माइनस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीनविच में 12 o'clock 12 नून हुए हैं, तो अगर उसके राइट साइड में जाएंगे यानी ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 15 डिग्री पे जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। तो जो कंट्रीज 15 डिग्री आगे चलते हैं, उससे 15 डिग्री आगे पे लोकेटेड है, वहां पे उस लॉन्गिट्यूड पे टाइम हो जाएगा 1 o'clock इन द आफ्टरनून। फिर और आगे 1 घंटा चले तो 2 o'clock, लाइक दैट। अगर वेस्टवर्ड जाएंगे हम तो 1 घंटा कम होता जाएगा। 11 o'clock इन द मॉर्निंग होगा अगर हम 15 डिग्री लेफ्ट में या वेस्ट में, जो ग्रीनविच के वेस्ट में चलेंगे तो। ठीक है, इस तरह से वर्ल्ड का टाइम डिसाइडेड होता है। हमारा कंट्री है तो ग्रीनविच के किस साइड में है? ईस्ट साइड में। तो ईस्ट साइड में अगर है तो वहां पे टाइम प्लस होता है, इसलिए हम जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे यूटीसी से हम 5.5 आवर आगे चलते हैं। अब हमारी कंट्री कहाँ लोकेटेड है? इट इज इन द ईस्ट, टू द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में है। लॉन्गिट्यूड है हमारी कंट्री का 68 डिग्री से लेके 98 डिग्री तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम जोन्स है 15 डिग्री के। 30 डिग्री कवर करता है, रेंज है 30 डिग्री, तो 15 2 टाइम जोन है। इसका मतलब हमारे यहाँ आधी कंट्री में 1 घंटा आगे टाइम चलना चाहिए, 1 घंटा पीछे चलना चाहिए, लेकिन हमने अपना खुद का ये चीज, अगर ऐसा कुछ होता तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि पूरी कंट्री में ट्रेन के शेड्यूल्स हैं, एयर फ्लाइट्स के शेड्यूल्स सब डिस्टर्ब हो जाते। तो इसलिए हमारी कंट्री ने कैसे टाइम एडॉप्ट किया हुआ है, तो हमने चलते हम ग्रीनविच के टाइम के हिसाब से ये, लेकिन हमने फिर अपना एक अलग से टाइम जोन निकाला है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। उसकी जो राइट साइड में है उन सारी कंट्रीज से हमने उसमें आधा घंटा कम कर दिया, क्योंकि वो और 1 घंटा आगे चल रहे हैं। और जो लेफ्ट साइड में है, वेस्ट साइड में, उनमें हमने आधा घंटा और बढ़ा दिया। तो इसलिए हमारी पूरी कंट्री में एक टाइम चलता है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड टाइम चलता है। तो इस तरह से कंट्री सारे टाइम्स डिसाइडेड होते हैं, सब कंट्री का अपना खुद का टाइम जोन होता है। अब ऐसे कितने टाइम जोन्स उन्होंने कवर कर लिए? 9 टाइम जोन्स। ठीक है, 6 चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स क्या होता है? चेक पॉइंट्स वो प्लेसेस होते हैं जहां हम किसी लंबी जर्नी पे जाते हैं, हॉल्ट करते हैं। तो इस तरह के ऑफिशियल वॉयज पे वो जा रहे थे, तो वहां जहां उन्होंने हॉल्ट किया, वेयर दे रिफ्रेश देमसेल्व्स, कुछ समय रुकते हैं वहां, वो होते हैं चेक पॉइंट्स। ऐसे 6 जगह पे वो रुके एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 वाटर बॉडीज, 3 ओशंस क्रॉस किए एंड एटलीस्ट मेनी इकोस्फीयर्स। इकोस्फीयर्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लैंडस्केप्स, डेजर्ट्स, फिर सी लाइफ, फिर उसके बाद प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटोज। तो ऐसे इन्होंने कितने इकोस्फीयर्स क्रॉस किए? बहुत सारे, नंबर ऑफ इकोस्फीयर्स। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट
आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 hours इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप। जब तक मैं वहां पहुंची, मैंने उस समय तक, ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 100 hours। उनकी जर्नी कितनी थी? 100 hours की। 100 hours की जर्नी थी इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप। मतलब कुछ डिस्टेंस उन्होंने एक गाड़ी में कवर किया, कुछ डिस्टेंस एयरप्लेन में और कुछ शिप में। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief। सबसे पहले मुझे क्या फील हुआ, मेरा सबसे पहले इमोशन क्या था? रिलीफ। जब उन्होंने उस एक्सपांसिव व्हाइट लैंडस्केप, व्हाइट क्यों है? बिकॉज इट इज कंप्लीटली कवर्ड विद स्नो। एक्सपांसिव मतलब ऑफ अ वेरी बिग साइज, बहुत ज्यादा फैला हुआ। इतने बड़े लैंडस्केप पे जब मैंने कदम रखा जो अनइंटरप्टेड है, ब्लू, अनइंटरप्टेड मीन्स दैट नोबडी इज देयर, अनइंटरप्टेड है, वहां पे एकदम पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, बिल्कुल साइलेंस है। तो यहाँ पे जो ब्लू हॉरिजॉन जब दिखता है, वहां पे मैंने कदम रखा। हॉरिजॉन क्या होता है? लाइन वेर यू सी दैट द सी एंड द स्काई सीम्स टू मीट। ऐसी इस जगह पे जब मैंने कदम रखा, मुझे सबसे पहले रिलीफ फील हुआ, रिलैक्स फील हुआ कि एटलीस्ट आई हैव रीच्ड अवर माय डेस्टिनेशन। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट प्रोफाउंड वंडर। और उसके बाद जो मेरा इमोशन था, दैट वाज ऑफ अ वंडर, स्टार्टल, सरप्राइज, शॉक। जब मैंने देखा, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, मैंने देखा कि ये एरिया कितना वास्ट है, कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, कितना एक्सपैंडेड है। तब मुझे बहुत ही वंडर हुआ, आश्चर्य हुआ। इट्स आइसोलेशन, उसके बाद भी वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब लोनली है, वहां डेजर्टेड है, वहां कोई नहीं रहता है। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर अ पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। सबसे ज्यादा सरप्राइज मुझे इस चीज का लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समय ऐसा था, सब लोग ऐसा कहते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब इंडिया और एंटार्क्टिका जुड़े हुए थे, दे वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। तो ऐसा कैसे? क्योंकि क्लाइमेट पूरा चेंज है, इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ पे पोलर क्लाइमेट है। तो इतना ज्यादा क्लाइमेट अलग अलग होने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट एक थे? उस चीज पे मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ। बट दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट, ऐसा है, दिस इज प्रूव्ड ऑलरेडी कि अर्थ एक, ये हमारा इंडिया जो है वो, हमारा जो कंट्री है वो एंटार्क्टिका का एक पार्ट था। हिस्ट्री ये बताती है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री, 650 million years ago, around 65 crore, this makes around 65 crores years before, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana, एक बहुत बड़ा giant piece of a great size, इमेंस साइज का एक एमैल्गमेटेड सदर्न को सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। एमैल्गमेटेड मींस जॉइन, कनेक्टेड, पूरा जॉइन था। सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, साउथ में एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट, वो रियल में था। इंडीड मींस इन रियलिटी, इनफैक्ट इट वाज देयर, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका। ये गोंडवाना कहाँ पे था, वो कहाँ पे प्लेस्ड था? इट वॉज जहां पे अभी एंटार्क्टिका है, साउथ में, साउथ एंड के पास, वहां पे गोंडवाना होता था। सो इट वॉज लाइक दिस। सी, आई हैव गॉट अ मैप टू शो दिस। ये मैप है, ये हमारी अर्थ का पोजीशन है बिफोर, उससे भी पहले, जिन्होंने 65 करोड़ ईयर्स पहले की बात की, उसके पहले अर्थ कुछ ऐसी थी। सारे 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स दे वर कंसोलिडेटेड, पूरा एक लैंड मास था। लेकिन धीरे धीरे अर्थ में चेंजेस आते गए और इसमें मूवमेंट होता गया, ड्रिफ्ट होती गई, अलग अलग होते गए, ये पार्ट सेपरेट होते गए। और ये जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिस समय की, जिस टाइम की बात कर रहे हैं, वो ये टाइम है, इट इज दिस टाइम। यहाँ पे अर्थ सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सी हियर, बाकी सारा कनेक्टेड है। ये नॉर्दर्न पार्ट है और ये सदर्न पार्ट है। नॉर्दर्न पार्ट लोरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। और यहाँ पे साउथ में ये साउथ में ये साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ये एंटार्क्टिका, दीज ऑल आर कनेक्टेड। ठीक है, ये 4 कॉन्टिनेंट और ये 3 कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं। तो ये पहले उस जब अलग सेपरेट हुए, अभी जो पोजीशन है उसके पहले ये कंडीशन थी और ये कंडीशन बहुत करोड़ ऑफ ईयर्स तक रही। उसके बाद ये इसमें मूवमेंट आता गया, अर्थ मूव होती गई, सेपरेट होती गई, दिस अर्थ स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग। और ये जो पोर्शन है
ये नॉर्थ की तरफ चलने लगा और ये पोर्शन वेस्ट की तरफ चलने लगा, तो इस तरह से ये सेपरेट हो गए, तो ये सिचुएशन आ गई। सी, ये जो गैप है ये यहाँ फिल हो गया क्योंकि नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, ये आपस में टकराने लगे, ये कोलाइजन हुआ, और इन कोलाइजन की वजह से यहाँ से इंडिया अलग होके, ड्रिफ्ट होके, टुकड़ा होके वो एशिया में जुड़ गया, और इन कोलाइजन की वजह से हिमालयस हो गए, क्योंकि जैसे ही कोलाइड हुआ और आगे चलने गए तो अर्थ फोल्ड होती गई, जैसे ही फोल्ड होती है अर्थ तो माउंटेन्स बनते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ, ये कोई 2 दिन में 4 दिन में नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे हिमालयस क्रिएट हो गए और फिर अर्थ इंडिया जो है वो एशिया का पार्ट हो गया और ये अफ्रीका से अलग हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया ड्रिफ्ट होके इस तरफ आ गया, अंटार्कटिका अलग हो गया, ड्रिफ्ट होके इस तरफ आने लगा, ये फिर ये पोजीशन हो गई। और अभी की जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है हमारे ग्लोब की वो ये है। सी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यहाँ से अलग हो गया, साउथ अमेरिका यहाँ से सेपरेट हो गया, ये दोनों कंबाइन हो गए, ज्वाइन हो गए, ये अफ्रीका, ठीक है। इंडिया यहाँ से अलग होके एशिया में जुड़ गया, यूरोप अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया ड्रिफ्ट होके इस तरफ आ गया और ये अंटार्कटिका साउथ की तरफ और चला गया, ठीक है। इस तरह से ये सिचुएशन होने से पहले 65 करोड़ ईयर्स पहले जो ये बात कर रहे हैं वो इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हमारी अर्थ की ये पोजीशन थी। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन। बहुत ज़्यादा फर्क था अभी और उस समय में, क्योंकि उस समय ह्यूमंस नहीं आए थे, यहाँ पे ह्यूमंस थे ही नहीं। ह्यूमंस को तो अभी आए हुए मुश्किल से कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हुए हैं। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, क्लाइमेट वार्म था, अभी जैसा पोलर क्लाइमेट है वहाँ पे ऐसा नहीं था। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना बहुत है यहाँ पे, बहुत तरह के फ्लोरा, बहुत तरह के वेजिटेशंस, बहुत तरह के एनिमल्स थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, और ये गोंडवाना कितने सालों तक फ्लरिश्ड रहा, कितने सालों तक प्रॉस्पर्ड रहा इस तरह से फ्लोरा और फौना से, 500 मिलियन ईयर्स, अराउंड 50 करोड़ ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन मैमल्स गॉट अंडरवे, लेकिन उस समय जब मैमल्स आना शुरू हुए, डायनासोर चले गए और फिर मैमल्स यहाँ पे अर्थ पे डिसेंड होना शुरू हुए, द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। ह्यूमंस आ गए खास करके, तब उन्होंने इस लैंड मास में बाउंड्रीज बना दी, बॉर्डर्स बना दी और कंट्रीज, उसको कंट्रीज में डिवाइड कर दिया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, जैसा हम आज जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारे कंट्रीज अलग है। तो ये पोजीशन ये किसकी वजह से हुई? बिकॉज ह्यूमंस ने इसको ये फॉर्म दिया है, ठीक है। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। हम जब अंटार्कटिका जाते हैं तो ये हिस्ट्री हमको पता चलती है, हम इसको फील कर सकते हैं। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ग्रास्प में समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हम पॉसिबली कहाँ जाएंगे आगे चल के, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ये सब अंटार्कटिका से पता चलता है। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, वहां जाके ये इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि कॉर्डिलरन फोल्ड्स का इंपॉर्टेंस क्या है। कॉर्डिलरन फोल्ड्स क्या है? ये भी उस समय जब जैसे मैंने कहा ना, अर्थ ड्रिफ्ट हो रही थी, सेपरेट हो रही थी, आपस में टकरा रहे थे, उस समय फोल्ड्स बने, जहां जहां कोलाइजन हुआ वहां पे धीरे धीरे माउंटेन्स बनने लगे। तो वो उस समय के करोड्स ऑफ ईयर्स पहले के जो फोल्ड्स है, माउंटेन्स है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कॉर्डिलियन नाम है उस टाइम का। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, अगेन प्री कैम्ब्रियन इज अ पीरियड बिफोर 60 करोड़ ईयर्स। इस समय पहले जो ग्रेनाइट शील्ड्स बनी थी, जो लिविंग बींग्स जमीन के नीचे दब गए थे और उनकी वजह से कार्बन में कन्वर्ट हो गए थे, फिर ग्रेनाइट्स बने थे, ये सब इसका इंपॉर्टेंस, इसकी स्टडी जो है वो वहां जाके होती है। ओजोन की स्टडी होती है। अब इसकी क्या रिसेंट पोजीशन है, जो बोल रहे हैं कि ओजोन में होल हो रहा है, वो कैसे होता है, उसका डिप्लीशन हो रहा है, वो कहाँ से पता चलता है? सारी स्टडी यहीं पे होती है, अंटार्कटिका से। एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, कार्बन कैसे बने, कैसे जो फॉसिल्स हैं वो कार्बन में कन्वर्ट हो गए, कितने सालों पहले हो गए, और इस तरह से लिविंग जो यहाँ की लाइफ है, पहले की लाइफ वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। ये सारी स्टडी का सबका इंपॉर्टेंस वहीं जाके पता चलता है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग। माइंड बॉगलिंग मीन्स वेरी कंफ्यूजिंग। जब हम सोचते हैं इस चीज के बारे में कि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये सारी चीजें, ये सारे चेंजेस हो गए, ये सारे चेंजेस होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, तो हमको थोड़ा पजलिंग लगता है कि कैसे हुआ होगा, हाउ इट वुड हैव हैपन ऑन इट्स ओन। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, आप इमेजिन करो कि हमारा इंडिया जो है वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ जा रहा है,
जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया से टकराता है। टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस, अपने क्रस्ट को फोल्ड करता है और क्या बन जाता है, हिमालयस। कैसे इमेजिन कर सकते हैं ये कैसे हुआ होगा। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी तैरता हुआ नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया, उसने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर लिया। ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजेड डेसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। पहले यहाँ पे बहुत लाइफ थी बहुत, अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो साउथ की तरफ चला गया, एक ड्रेक पैसेज क्रिएट हुआ। ये पैसेज है ड्रेक पैसेज। यहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चलती है, कोल्ड करंट्स, वाटर करंट्स, पानी जो समुद्र का पानी है उसमें जो करंट है वो बहुत कोल्ड होते हैं। इसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है और इसी वजह से ये हमेशा फ्रीजेड रहता है। इट इज टोटली कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो ये सब इमेजिन करते हैं, ये सब करने में मिलियंस ऑफ, ये सब होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। जो अपने आप हुआ ऑन इट्स ओन, इट हैड हैपेंड। अंटार्कटिका चला गया बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में। इट हैड बिकम अ डेजर्टेड प्लेस, जो एक समय बहुत ही थ्राइव्ड प्लेस था, बहुत ही प्रॉस्परस जगह थी जहां बहुत तरह के लिविंग बीइंग्स थे, अब वो बिल्कुल बैरन हो गया था। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसे सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन, सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा सूरज की जो लाइट है, सनलाइट है, वो सबसे ज्यादा तेज है, वहां बहुत हीट है और वहां से डायरेक्टली वो चले गए ऐसी जगह पे जहां 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड, जहां पे अर्थ का टोटल स्नो 90% स्नो है, ऐसी ठंडी जगह पे वो चले गए। तो वो दैट वाज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, वो बहुत चिलिंग एक्सपीरियंस था। सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम उनका डिस्टर्ब नहीं हुआ, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे एकदम गर्म जगह से बिल्कुल चिल्ड प्लेस पे चले जाते हो, मेटाबॉलिक फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो गए, लेकिन साथ साथ उनका इमेजिनेशन पावर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। वो सोच नहीं सकते थे कि वो कैसे अपने आप को वहां एडजस्ट करेगी। इट इज लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल, इस जमीन पे चलना कैसा था, जैसे पिंग पोंग बॉल पे चलते हैं, व्हाइट बॉल होती है पिंग पोंग बॉल, तो वो छोटी सी बॉल होती है, तो यहाँ चलते तो ऐसे उछलते थे जैसे हम पिंग पोंग बॉल पे चल रहे हैं। सो इट वाज दैट फीलिंग जैसे हम बहुत बड़े पिंग पोंग बॉल पे चल रहे हैं। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, इस जगह पे कोई ह्यूमन साइन नहीं था, कोई ह्यूमन सिंबल नहीं था, ह्यूमंस देखने को नहीं मिलते थे, कोई पेड़ नहीं थे, बिल बोर्ड्स नहीं थे। बिल बोर्ड्स क्या होते हैं, बिल बोर्ड्स होते हैं जो होर्डिंग्स, एडवर्टीजमेंट्स के लिए जो होर्डिंग्स बड़े बड़े लगाए जाते हैं उनको बिल बोर्ड्स कहते हैं। बिल्डिंग्स नहीं थे, कुछ देखने को, ह्यूमन साइन कुछ नहीं था यहाँ पे। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, और अर्थली सेंस जो नॉलेज हमको अर्थ पे रहता है, सारा नॉलेज वो सब चला जाता है यहाँ पे, सब कुछ हमारे दिमाग से क्लियर हो जाता है। टाइम का पता नहीं चलता कि कितने बजे, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर डे रहता है, इनको उसी टाइम लेके जाते हैं। जैसे मैंने कहा 6 months डे रहता है, 6 months नाइट रहता है, तो इसी समय इसी मंथ्स में लेके जाते हैं इनको, अक्टूबर से फरवरी मंथ में, जब यहाँ पे समर होती है साउथ में। तो उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज नाइट होती नहीं है, तो टाइम का कुछ पता चलता नहीं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, विजुअल स्केल्स मतलब जिनको हम देख सकते हैं, जो हमारी आंखों के सामने दिखते हैं, वो छोटे से छोटे चीज से लेके, छोटे से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक, बड़े से बड़े लाइफ तक हम देख सकते हैं साइज में। माइक्रोस्कोपिक से लेके माइटी, वेरी पावरफुल। मिजेस एंड माइट्स, मिजेस कीड़े मकोड़े, यहाँ से होके ब्लू वेल्स तक हमको वहां पे दिखती है, मतलब छोटे से लेके बड़े से बड़े एनिमल तक हम वहां पे उसको देख सकते हैं। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट सी एनिमल और उसका वेट ऑलमोस्ट होता है 1.5 लाख किलो, तो ये वजन उनका होता है। ये इतने बड़े एनिमल्स और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ा भी हमको वहां देखने मिलते हैं। हर साइज की लाइफ दिखती है, हर साइज की चीजें दिखती है। जैसे आइसबर्ग्स दिखते हैं, एक आइसबर्ग जो होता है वो बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं। आइसबर्ग्स क्या होता है, आइस के टुकड़े बहुत बड़े बड़े, एक कंट्री की साइज के होते हैं। एक तो जो सबसे बड़ा है वो तो एक बेल्जियम जो कंट्री है उसकी साइज का आइसबर्ग है, तो ये सारा विजिबल है वहां पे। डेज बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, डेज गो ऑन एंड ऑन, दिन पास होते जाते हैं ऑन इन अ सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। जैसे मैंने बोला कि ये जब ये जो मंथ्स है अक्टूबर टू फरवरी, तब नॉर्थ में विंटर होता है, हम नॉर्थ में हैं तो उस समय विंटर होता है, लेकिन साउथ की जो कंट्रीज पड़ती है, साउथ में जो रीजन्स पड़ते हैं, साउथ में जो लैंड मासेस है, वहां पे समर होता है। तो साउथ से रिलेटेड जो भी होता है उसको ऑस्ट्रल कहते हैं। जब वहां पे विंटर होती है साउथ में, तो ऑस्ट्रल सदर्न हेमिस्फीयर में,
तो उसको बोलते हैं ऑस्ट्रल विंटर, और जो समर होती है तो उसको कहते हैं ऑस्ट्रल समर, बिकॉज 6 months के लिए यही सिचुएशन रहती है। एंड यूबिक्विटस साइलेंस, यूबिक्विटस मीन्स ओमनी प्रेजेंट, हर जगह, एवरीवेयर, इट कुड बी सीन, इट कुड बी फेल्ट एवरीवेयर, हर जगह जो होता है उसको ओमनी प्रेजेंट या यूबिक्विटस कहते हैं। तो हर जगह साइलेंस ही दिखता है। इट इज अ वेरी ट्रांक्विल प्लेस, वेरी पीसफुल प्लेस, interrupted only by the occasional avalanche और calving ice sheets। इस साइलेंस इंटरप्टेड कब होता है, तब थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है और कोई आवाज नहीं होती है, सिर्फ एवलांचेस की आवाज होती है। एवलांचेस क्या है, मूविंग आइसबर्ग्स, जब बड़े बड़े आइसबर्ग्स मूव होते हैं, आगे खिसकते हैं, स्लोप से गिरते हैं नीचे, तो वो जो आवाज होती है वो आवाज सिर्फ सुनाई देती है। और आइस शीट्स कभी क्रैक होते हैं तो उनकी आवाज सुनाई देती है। कंसिकेट्स द प्लेस, ये प्लेस इस वजह से इतना पीस है, इसकी वजह से ये प्लेस एकदम होली महसूस होता है। जब हम किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं, किसी पिलग्रिमेज पे जाते हैं, तो हमको कितनी शांति फील होती है, ऐसी शांति यहाँ पे होती है, महसूस होती है। ये प्लेस बहुत ही होली, बहुत ही पायस लगता है। इट इज एन इमोशन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ता है अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। आप एंग्रोस्ड हो जाते हो, आप अपने आप को डूबा हुआ फील करते हो, आपको अर्थ से और कुछ सोचता नहीं है। यू गेट टोटली इमर्स्ड, टोटली इन्वॉल्व्ड इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। आपको समझना ही पड़ता है वहां जाके जियोलॉजी को बस, और क्योंकि उसके अलावा आपके पास और कोई थॉट्स वहां आते ही नहीं है। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, और ये भी आपको समझ में आता है कि ह्यूमंस के लिए जो रिजल्ट है, प्रोग्नोसिस मीन्स द आउटकम, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आगे चल के, जो अभी जो हो रहा है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं है। ये भी आपको वहां जाके अपने आप फील होता है, महसूस होता है, जब आप इन चीजों को ऑब्जर्व करते हो। वहां के जो रिजल्ट है, वहां पे जो सीन है, उसको ऑब्जर्व करते हो, आपको समझ में आता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऑलराइट, आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। नाउ नेक्स्ट जो भी इसका रिमेनिंग पार्ट है, द रिमेनिंग पोर्शन विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू रीड दिस चैप्टर। अब जितना हमने पढ़ा है उसको आप रीड करें, जो ज्योग्राफिकल टर्म्स है, जो बहुत डिफिकल्ट टर्म्स है, उनको फिर से अंडरस्टैंड करें, ट्राई टू फाइंड देम आउट, उनके बारे में और कुछ पता करें, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेटर। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।